हाय एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट गाइडेंस वीडियो एवर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बायोलॉजी में 340 प्लस लाने के लिए नीट में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, RL RM रूल क्या है, हमें कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, और मतलब जितने भी आपके डाउट्स हैं बायोलॉजी को लेकर वो इस वीडियो से पूरे क्लियर हो जाएंगे। आप प्लीज़ पूरी वीडियो बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैंने मतलब काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, आपके लिए श्योरली हेल्पफुल होगी। कैसे याद रखना है बायो को, क्या करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, कितने साल के करने हैं, सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने बीच में अपनी खुद की एनसीईआरटी भी आपको शो की हुई है, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। कुछ ऑडियो बुक्स भी शो की है मैंने लर्निंग के लिए, मतलब कैसे क्या पढ़ाई करी थी, किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, तो वो सब आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। वैसे अगर आप में से किसी को पता ना हो, मेरा नीट 2023 में स्कोर 612 मार्क्स है आउट ऑफ 720, और बायोलॉजी में मेरा स्कोर 340 है आउट ऑफ 360। तो अब हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है कि एनसीईआरटी बाइबल है नीट के लिए। ये तो आपने सबसे सुना होगा कि सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है, सब कुछ है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते। और कई बार क्या होता है कि हम थोड़े से 2-3 क्वेश्चन बाहर से आते हैं जिनके चांसेस मैक्सिमम 0.01% है कि बाहर से क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसके लिए बाहर की चीज़ें ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, जगह जगह के मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, ये करेंगे। नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। लेकिन अब एनसीईआरटी भी सीधा पढ़ेंगे तो वो उतनी यूज़फुल नहीं होगी। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी भी कैसे पढ़ते हैं, तो वो मैं अब आपको बताऊंगी। पहला तो ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी तो पढ़नी है, जितनी ज़्यादा बार पढ़ सको, और बाहर की मॉड्यूल्स के चक्करों में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको कि मैंने कभी मॉड्यूल नहीं पढ़े, मैंने भी पढ़े थे अपने टाइम पर, तब मुझे इतनी एनसीईआरटी की मतलब इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। लेकिन अब पता है कि मेन पेपर कहाँ से आता है। पिछले 5 साल से मेनली पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन होंगे जो मैक्सिमम बाहर से आएंगे, तो वो जो आपके टीचर आपके नोट्स में लिखवाते हैं, या जो भी पुराने पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो आप कर सकते हैं कवर। मतलब मेन तो आपको एनसीईआरटी से करना है ना। आप पहले 340 नंबर तक तो पहुँचो। अभी तक ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि 300 मार्क्स पर ही जैसे अटके रहते हैं। अभी भी नीट 2023 में ही आप अपना स्कोर देख सकते हैं, जो ड्रॉपर्स है मेनली। तो आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट, क्या सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, सीधा हम एनसीईआरटी पढ़ें? नहीं, पहले किसी एक अच्छे टीचर के लेक्चर अटेंड करो, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सको। जो भी आपके कोचिंग के टीचर हैं, या यूट्यूब पर बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स में बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं, तो वहाँ से आप उनके लेक्चर्स अटेंड करो। लेकिन क्या हमें जो लेक्चर्स हैं वो सभी चैप्टर्स के अटेंड करने चाहिए? तो इसका आंसर भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आपको लेक्चर अटेंड करना मतलब मस्ट है। इनके तो करने ही करने हैं, क्योंकि इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज अ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेकंड इज द बायोमोलिक्यूल्स। अगर आप इसे पूरा ना करें तो एंजाइम वाला टॉपिक मेनली ज़रूर कवर कीजिएगा। वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से अगर कोई पहली बार पढ़ेगा तो उसे नहीं आता है समझ। थर्ड इज़ अ फोटोसिंथेसिस। इसमें C3 साइकिल, C2 साइकिल, ये सब एटीपी कैसे निकालना है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको टीचर के नोट्स आपके हैंडी होने ही चाहिए आपके पास। फोर्थ इज़ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, लाइक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जब तक आप लेक्चर नहीं सुनेंगे आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट हैं 2 चैप्टर जो कि जेनेटिक्स के हैं, विच इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनको भी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है मतलब बायोलॉजी के। जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में, और इनसे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो जब तक आप टीचर से नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं दिए हुए हैं इनके, तो वो आपको करने ही पड़ेंगे। आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए, फिर बाकी भी और जो क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक कलर ब्लाइंडनेस पर क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स, वो कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन फिर नीट में आ जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको लेक्चर अटेंड करने ही पड़ेंगे, जो आपके टीचर कराएंगे फिर वो आप उस हिसाब से कीजिए। नेक्स्ट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। थोड़ा बहुत समझ आ जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन बीच में जहाँ वो आता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और वो सब टॉपिक, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसमें आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो ही आपको फ़ायदेमंद होगा। आप ये मत सोचिए कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है कि आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और इसमें मेरा टाइम जाएगा। अरे यार, क्वेश्चन का तो सेम ही वो होगा ना वैल्यू। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, चाहे आप एक रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन सही करेंगे चाहे बायो का करेंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप बायो में तो गलत करो ही नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टार्टिंग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट इजी होता है, लेकिन जब थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह आती है, जहाँ पर मतलब हार्मोन्स का एक्शन आपको पढ़ना होता है, और एंड में मतलब कुछ लर्निंग की चीज़ें हैं, तो वो आप टीचर के नोट्स अच्छे से करेंगे, लेक्चर से अटेंड करेंगे, तभी आप समझ के कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स वाली चीज़ें में मोस्टली प्रॉब्लम आती है। ये तो बिल्कुल वो चैप्टर हैं जो करने ही करने हैं। नेक्स्ट अब है ड्रॉपर्स के लिए मेनली। ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये लेक्चर्स मस्ट अटेंड करने हैं, ये मैं मेनली उनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने 12th क्लास करी है और नीट का एग्ज़ाम दिया है, और जो मेनली ड्रॉपर्स हैं।
लेकिन अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो जितने भी आपके कोचिंग पर मतलब क्लासेस हो रही हैं आप सारे अटेंड कीजिए। ये नहीं है कि सिर्फ इन्हें करना है, ये तो वो हैं जिन सबको ही करना है, चाहे ड्रॉप पर है, चाहे पार्शियल ड्रॉप पर है, चाहे कोई भी है, ये तो करने ही करने हैं। और ये भी नहीं कि हमने पिछले साल अच्छे से कर लिया था, नहीं, इनमें फिर भी गड़बड़ी हो जाएगी, आपको करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि ड्रॉपर्स के लिए है मेनली। यू कैन अटेंड लेक्चर्स ऑफ सम स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ अ चैप्टर इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट चैप्टर लेक्चर्स। अब ये हो सकता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती हो, ना कि पूरे चैप्टर में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, आगे का पोर्शन इजी है और वो सबको याद हो जाता है, लेकिन जो वायरस वाला टॉपिक है और फंजाई वाला टॉपिक है उसमें हम मिस्टेक्स करते ही करते हैं। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम बार बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। एक बार आप अगर किसी टीचर की लेक्चर सुन लेंगे, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको लर्निंग में भी हेल्प होगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर जो 12th में सेकंड चैप्टर आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें एपोमिक्सिस वाला टॉपिक थोड़ा सा समझने का है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट समझ नहीं आता वो। फिर नेक्स्ट इज लाइक न्यूरल कंट्रोल का, नर्व इम्पल्स कंडक्शन वाला टॉपिक है। नेक्स्ट केमिकल कंट्रोल में जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन दिया हुआ है। और बाकी भी जो चैप्टर्स में जो जो पॉइंट्स और टॉपिक मुश्किल लगते हैं उनके आप पर्टिकुलरली लेक्चर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम आते हैं, दैट इज़ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर्स अटेंड करो। मैं तो आपको ये गाइड करूँगी कि ये ना ज़रूर करूँ। मैंने भी पता है क्या किया था, जैसे ड्रॉप ईयर में मेरे पास टाइम कम था, तो ये नहीं था कि मैं एक एक चैप्टर के, मान लो फिजिक्स वाला के पूरे पूरे लेक्चर्स लगा पा रही हूँ, क्योंकि वो तो 1.5 घंटे के एक चैप्टर के भी 6-6 7-7 लेक्चर होते थे, इतना हम नहीं कर सकते। तो हम मेनली क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा किसी चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर भी है ना, मान लो वो इजी चैप्टर भी है लाइक लिविंग वर्ल्ड, तो आप उस पर ना यूट्यूब पे सर्च करोगे कि लिविंग वर्ल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो आपको किसी भी टीचर का ना मैक्सिमम 1.5 घंटे में वो चैप्टर मिल जाएगा, वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। उसे 2x पे देख लो यार, 45 मिनट्स में आप एक एक लाइन कवर कर सकते हो। मतलब अकेले भी बैठ के पढ़ते हो ना, कई बार नहीं हो पाता उतना एफिशिएंटली, आपको ये पता चल जाएगा उस एक एक लाइन से क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या और बन सकता है। और आप साथ साथ लिख सकते हो कि रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, अपनी बुक ले लो और साथ साथ लिखते रहो, सुनते रहो। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये तो मैंने खुद फॉलो करा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप भी कर सकते हो। सोर्सेज क्या है कि आपको कहाँ से ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे, एक तो अब मैंने ही प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, मुझे थोड़ा मतलब अब एक्सपीरियंस भी हो गया है, मतलब नीट का एग्ज़ाम दिया तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप मेरे भी देख सकते हो, मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए। मॉर्फोलॉजी वाला सिर्फ 90 मिनट्स में कंप्लीट करा है, और आप समझदार हो ही 2x पर ही देखते हैं ज़्यादातर नीट एस्पायरेंट्स। तो 45 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ऐसे ही सेल चैप्टर भी मतलब लेस देन 2 आवर्स में कंप्लीट करा है। बाकी आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के एनसीईआरटी हाइलाइट्स मिल जाएंगे, जैसे अनअकैडमी की एक गरिमा गोयल मैम हैं, उन्होंने कवर कराए हुए हैं, जिनके मैंने खुद भी देखे थे, तो काफ़ी हेल्पफुल हुए थे मेरे लिए, इसलिए मैं आपको ही बता रही हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं 5th पॉइंट पर कि एनसीईआरटी को अपनी बेस्टी कैसे बनाएं। बेस्टी मतलब अपना बेस्ट फ्रेंड। देखो हमें पता है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी से आना है, तो मतलब उसे हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह वो करना पड़ेगा कि हाँ मतलब इसे ऐसे पढ़ना है। अब जैसे बेस्ट फ्रेंड है, उसे हम व्हाट्सएप पर भी कुछ मैसेज भेजते हैं, जैसे गुड नाइट भेजना है तो जीएन लिख देते हैं, वो समझ आती है ना। तो ऐसे ही हमें एनसीईआरटी अपनी किसी को दिखानी नहीं है कि हाँ ऐसे सजा रखी है, वो कर रखी है, लेकिन अपनी अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज करो। मतलब जैसे तुम्हें लगता है कि कहीं पर फ्लो चार्ट बना होना चाहिए तो फ्लो चार्ट बना लो, कहीं तुम्हें लगता है कि जैसे टेबलर फॉर्म में कुछ डिफरेंस लिखना है तो वो लिख दो, लाइक एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट कहीं पे दिया हुआ है, तो इसमें तुम खुद के बेस पर मतलब वो लाइंस पढ़ोगे तो पैराग्राफ पढ़ने में मुश्किल होगी तुम्हें, लेकिन उसका अगर तुम साइड में वही पर टेबलर फॉर्म में डिफरेंस लिख लोगे तो याद करने में ईजी होगा। तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह वो करो कि हाँ मतलब इससे मुझे ही पढ़ना है, मुझे समझ आनी चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग उसे करो। और क्या कर सकती हो कि जो साइड में खाली कॉलम्स दिए होते हैं ना, जैसे कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में मतलब वीडियो में अपनी एनसीईआरटी भी शो करूँगी, तो जैसे कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी होती हैं, जैसे इकोलॉजी में दी हुई हैं काफ़ी सारी कि कोलंबिया में कितने बर्ड्स हैं, इंडिया में कितने बर्ड्स हैं, तो सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना उसे भी एक टेबल सी बना के साइड में तुम लिख सकते हो। अगर एनसीईआरटी तुमने पहले से ही ज़्यादा ख़राब कर रखी है, पढ़ पढ़ के हो जाती है कई बार, तो एक छोटी सी कॉपी लगा लो, कोई बुराई थोड़ी है। ऐसी वैल्यूज़ मतलब याद करने में इजी हो जाएगी, डायरेक्ट बुक से पढ़नी मुश्किल हो जाती है, या वहीं पर पेज पेस्ट कर लो, डिफरेंसेस बना लो और फ्लो चार्ट्स कर लो। अभी मैं आपको अपनी एनसीईआरटी भी दिखाती हूँ इसकी। देखिए आप आइडिया लीजिए थोड़ा कि कैसे मैंने मतलब ऐसे टेबलर फॉर्म में बनाया हुआ है, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं, इससे याद करने में बहुत अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करें तो करें कहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सोर्स फॉर द बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ PYQs।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नीट के हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप पूछते हैं कि कितने ईयर्स की प्रैक्टिस करें। मैं बोलती हूँ कि 10 साल के तो करने ही करने हैं। देखो 2013 के बाद के तो करने ही करने हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है ना तो आप सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। 36 ईयर्स के टोटल अब तक हो गए हैं। क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई पहले तो बाहर से भी आता था। अरे तुम दूसरे मॉड्यूल्स में भी क्या ढूंढते हो, बाहर की तो चीज़ें करते हो कि हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उससे सही तो वही रेलिवेंट है। वरना अगर 2013 के बाद के भी करोगे तो चल जाएगा। सेकंड सोर्स इज़ कि कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बुक सॉल्व करो। एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। एक फिजिक्स वाला की एनसीईआरटी पंच नाम से बुक आती है, अच्छी है, मैंने ली थी। 2 मैं सारी सॉल्व नहीं कर पाई थी, पर जितनी करी थी मुझे अच्छा लगा था। उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस थे। या आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं वहाँ का मॉड्यूल या डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं, या आप कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड अच्छी रेफरेंस बुक सॉल्व कर सकते हैं। ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मैं बोलूँगी आप ना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, अब तो आपको भी पता है देखो कहाँ से मिलते हैं टेलीग्राम से मिल जाते हैं मतलब। तो आप वहाँ के मतलब वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि कोई भी कोचिंग है ना अपने मॉक टेस्ट में ना बेस्ट क्वेश्चंस डालती है। आप उनके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन सर्च करोगे ना तो आपको वही मॉक टेस्ट में अच्छे से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट इज़ द RLRM रूल। RLRM रूल वैसे कुछ नहीं होता है, ये मैंने खुद से बनाया है कि रिसोर्सेज लेस रिवीजन मोर। आपको अपने रिसोर्सेज कम से कम रखने हैं। मेनली आपको ऐसा करना है कि आप एंड के जब 2-3 महीने बचेंगे नीट में तो आपके पास सिर्फ अपनी एनसीईआरटी हो। जो भी आपकी टेस्ट की मिस्टेक्स हैं, PYQs हैं, मतलब आपको अपनी बार बार सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है बायो के लिए। तो आपको अपने रिसोर्सेज कम से कम रखने हैं और उसी रिसोर्सेज की रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 8th पॉइंट पर, दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन इन एनसीईआरटी। तो अभी जो हमने RLRM रूल की बात की उसे ही फॉलो करने का मतलब है कि इनकॉर्पोरेशन करें आप एनसीईआरटी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करते हैं, दो मैंने भी सारे चैप्टर्स की नहीं की थी बट कुछ चैप्टर्स की थी। आपके पास टाइम हो तो मतलब जब आप अदर रेफरेंस बुक सर्च करते हैं इससे अच्छा आप एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पलर बुक कर सकते हैं सॉल्व। उसमें जो 10-15 MCQ क्वेश्चन दिए होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी आपकी टेस्ट की मिस्टेक्स हैं उन सबको ना आप एनसीईआरटी में ही लिखने की कोशिश कीजिए, वहीं पर मार्क कर लीजिए, ताकि आपके पास बार बार रिवीजन के लिए मतलब ज़्यादा सोर्सेज ना आपको फॉलो करने पड़े। सिर्फ आप एनसीईआरटी में ही आपका सिंगल सोर्स हो कि आपको वहीं से पढ़ना है। अभी मैं आपको अपनी एनसीईआरटी भी शो करती हूँ, बाकी आपने मेरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में भी शो देखा होगा। मैं PYQ साथ में लिख लेती हूँ कि हाँ इस लाइन से PYQ आए हुए हैं, तो हमें उस लाइन पर और ध्यान देना है क्योंकि PYQs जो हैं वो रिपीट भी होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लाइंस के आगे कैसे मेंशन किया हुआ है नीट के PYQs कौन से किस ईयर में आए हैं। चाहे आप ये ना भी लिखें, आपको क्या करना है कौन से ईयर से आए हैं। मैं स्टार्टिंग में लिख देती थी सिंपल कुछ ऐसा सिंबल बना लीजिए या तो कि ये नीट का PYQ है। मैंने स्टार बना लिया था बाद में, पहले मैं इसे प्रॉपर नीट लिख देती थी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी आप PYQ अपनी बुक से सॉल्व करें तो वो आप वहाँ पर लाइन पर भी मार्क कर दिया करें। ये ऐसे मैंने इकोलॉजी का भी शो किया हुआ है, थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं है सॉरी। मान लीजिए आपके पास लिखने का स्पेस नहीं बचे तो जहाँ पर आगे साइंटिस्ट दिए होते हैं इनके पास जो खाली स्पेस होता है वहाँ पर भी आप PYQs लिख सकते हैं। चीज़ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस याद न रहें वो आप अपनी एनसीईआरटी में ही नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए किया था, लेकिन अब जैसे एनसीईआरटी सेंट्रिक होता जा रहा है पेपर और कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ रहा है तो आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं 9th पॉइंट पर, दैट इज सॉल्व द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एज वेल। जो एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी आप ज़रूर करें। अगर सारे ना कर सकें MCQs तो आप ज़रूर करें, और अगर टाइम है तो एक बार आप थ्योरी क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको बार बार ये क्वेश्चन करने, एक बार बस पढ़ लो, ऊपर से ध्यान मार लो कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है। अभी मैं जैसे आपको क्वेश्चन शो करती हूँ, ये सेल चैप्टर में कुछ MCQs दिए हुए हैं, ऐसे इन्वायरमेंटल इशूज़ में मैच द कॉलम दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी एक ही क्वेश्चन है, ये न्यूरल चैप्टर का है। अब ये न्यूरल की थ्योरी में कहीं पर भी नहीं है ऑप्टिक कैज़मा वर्ड, लेकिन ये बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो ऐसे वर्ड को आप अलग से नेट से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में तो मेंशन है ना। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे तभी तो आपको ये वर्ड मिलेगा। हो सकता है कभी पेपर में आ जाए और तब आप बोलें कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नेक्स्ट 10th पॉइंट, जो मेन समस्या आती है कि बायोलॉजी को हम याद कैसे करें, याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑडियो बुक्स बना सकते हैं फॉर द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। जैसे मैंने अपने लिए बनाई हुई थी, मैं आपको उसकी एक वीडियो क्लिप शो करती हूँ, आप उसे पूरा सुनिए। उस तरीके से आपको जो भी टॉपिक मुश्किल लगे आप उनके लिए ऑडियो बुक्स बना सकते हैं। खुद के फ़ोन में एक वॉइस रिकॉर्डर नाम करके ऐप होती है, उससे हो जाएगा, वरना प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी वो किया था, तो उससे ना बार बार हम सुनते हैं ना तो वो चीज़ हमें और ज़्यादा याद होती है। और रिकॉर्ड कर कौन रहा है, हम खुद कर रहे हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ ये पॉइंट हमें आता है, ये नहीं आता। तो आप एक बार मेरी वीडियो सुन के देखिए।
Human ear. The ears perform two sensory functions: hearing, maintenance of body balance. Anatomically, the ear can be divided into three major sections called the outer ear, middle ear, inner ear. The outer ear consists of the pinna, external auditory meatus canal. The pinna named vestibular apparatus. Please note, it is situated above the cochlea. The vestibular apparatus is made up of the semicircular canals and the otolith. Each semicircular canal lies in a different plane at the right angle to each other. Thank you. Anatomy of flowering plants. कॉन्जॉइंट जो होते हैं वो स्टेम और लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. रेडियल आर प्रेजेंट इन रूट्स. एक्सार्ट कंडीशन इज प्रेजेंट इन रूट्स एंड एंडार्क कंडीशन इज प्रेजेंट इन स्टेम. ओपन, अगर हम फॉर्म की बात करें तो ओपन वो होता है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है. क्लोज में कैम्बियम एब्सेंट होता है. डाइकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, मोनोकॉट स्टेम कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज. तो अभी आपने ऑडियो क्लिप सुनी होगी, आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे रिकॉर्ड किए. इसी तरीके से आप अपने आप को पढ़ा सकते हैं खुद से. जो जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं, मुझे एनाटॉमी को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बाकी जैसे ह्यूमन ईयर में होती थी, ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री के लिए भी बनाया हुआ है. वो मैंने 1-2 वीडियोज़ तो आपसे शेयर भी किए हैं, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं. तो इस तरीके से आप हेल्प लेकर खुद के अकॉर्डिंग बनाइए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद रिटेन रखनी है दिमाग में. तो आप खुद जो रिकॉर्ड करेंगे, आपको पता है आपको क्या आता है क्या नहीं आता. मुझे पता था कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी. तो ये आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा. कई बार सुनने से हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. यू कैन मेक टेबल्स ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर. आप जो है जैसे पूरे सेल चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ कितनी है, डायमीटर कितना है, पीपीएलओ का साइज़ कितना है, वायरस का साइज़ कितना है, तो ये सारी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है ना, ये आप एक पेज पर अलग से ऐड कर लीजिए करिए. मैंने आपसे शेयर भी करा है 3-4 चैप्टर्स का, आप उधर से रेफरेंस ले सकते हैं. वैसे रेफरेंस क्या ले सकते हैं, मैंने तो पूरा सबका ही शेयर कर दिया है, तो आप वो लिख सकते हैं डायरेक्टली. तो आप इस तरीके से हर चैप्टर की बनाने की कोशिश कीजिए. बाकी अगर आपको मान लीजिए याद करने में और ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप स्टिकी नोट्स चिपका सकते हैं अपनी स्टडी टेबल के सामने. बार बार लिख के याद कर सकते हैं. कई बार हम बायो को ना सिर्फ पढ़ते रहते हैं, आप बार बार लिखेंगे ना, लिखने से भी बहुत याद होता है. मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसे हाँ सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आप ऐसे लिख रहे हैं. आप फास्ट कौन देख रहा है आपकी रफ कॉपी, अपने अकॉर्डिंग लिखिए. अब हम आते हैं 11th पॉइंट पर, दैट इज़ एनसीईआरटी डायग्राम्स. बहुत अच्छे से कवर करने हैं आपको. आजकल जो है एनसीईआरटी डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे काफ़ी पहले से ही आ रहे हैं. तो आपको एनसीईआरटी डायग्राम से ना पता होना चाहिए कि इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है. डायग्राम के नीचे कई बार इंपॉर्टेंट लाइन्स दी होती हैं, वो आपको अच्छे से कवर करनी है. तो मतलब डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अभी आपको आगे शो भी करूँगी कि मैंने अपनी डायग्राम्स कैसे करे हुए थे. उनके आगे ही थ्योरी भी आप लिख सकते हैं. जो जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायग्राम में इंक्लूड हो सकते हैं, उससे आपको याद रखने में ईजी होगा. आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, मैंने जैसे अपने डायग्राम शो किए हुए हैं, इस तरीके से आप भी अपने थ्योरी पॉइंट्स डायग्राम में ऐड ऑन कर सकते हैं. और डायग्राम्स आपको पूरे अच्छे से कवर करने हैं, अच्छे से आपको आने चाहिए. नेक्स्ट हम आते हैं 12th पॉइंट के ऊपर कि हमें क्वेश्चन किस टाइप के करने चाहिए. कई बार यही नहीं पता होता कि हमें पता चल गया क्वेश्चन कहाँ से करने, किस टाइप के करने. सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करना आपको. एमसीक्यूज तो देखो पता ही है कि नीट में एमसीक्यू आता है. मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना कि सब्जेक्टिव नोट लिखो आप, तो एमसीक्यूज तो करने हैं, लेकिन अब ना हर टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे. फिलअप्स भी, करेक्ट इनकरेक्ट भी, मैचेड भी, एजर्शन रीजन भी. अब रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं, और एजर्शन रीज़न में तो हम लोग काफ़ी मिस्टेक्स भी करते हैं. मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर शो भी किए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, सुन कि आप रेफरेंस ले सकते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए. इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने स्टार्ट कर देना. अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, दैट इज़ अ 13th पॉइंट. मेक शॉर्ट नोट्स फॉर द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स. देखो शॉर्ट नोट्स बनाने बुराई नहीं है, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के बनाओ. बाकियों में अपनी एनर्जी ड्रेन मत करो. अब जैसे जेनेटिक्स है, आप कई बार उसे सिर्फ अपने नोट से एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो उतना अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा. उसके लिए अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी. तो आपको चैप्टर्स चूज़ करने किन के लिए बनाने चाहिए, तो उनके आपको बनाने पड़ेंगे. आप मेरे नोट्स देख सकते हैं मैंने कैसे बनाए हुए. तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. अब मैं आपको एक बार अपनी एनसीईआरटी भी शो कर देती हूँ. आप उसमें देख लीजिए मैंने अपनी एनसीईआरटी में किस तरीके से पॉइंट्स ऐड करे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं. आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डाटा लग रहा है जो ऐड करना चाहिए. डायग्राम में इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, वो लिख सकते हैं. कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स जो आपको लग रहे हैं, ताकि अलग कॉपी ना पढ़नी पड़े, वो भी आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं. हम देखिए मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एक जगह लिखे हुए हैं, इसे याद करने में ईजी हो जाएगा. तो इस तरीके से बोन्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो इस तरीके से हम करते हैं वीडियो को ख़त्म. आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया हो. एक बार समरी आप देख सकते हैं जो जो मैंने पॉइंट्स आप ज़रूर कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, तभी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगी. थैंक यू सो मच.